बात है। जिस तरीके से हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, जैसे महाराष्ट्र का प्रश्न है, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने नया किला कोई नहीं बनाया, जो पुराने किले थे उनको उन्होंने रिफर्बिश करके कंसोलिडेट करके बहुत बढ़िया डिफेंसिव पोजीशंस बना दी। और महाराष्ट्र का जो कल्चर है, उस कल्चर के तहत अगर हम लोग आज चले हैं, और महाराष्ट्र में जो 105 106 किले जो हैं, चलिए आप 105 या 106 किले इकट्ठे जो हैं आप उनको रिस्टोर नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, इतना बजट नहीं है आपके पास, 25 तो करें। अच्छा 25 नहीं कर सकते, 15 तो कीजिए, अरे 10 तो कीजिए। माई पॉइंट इज वी हैव बीन स्क्रीमिंग अबाउट दिस सिंस 1995, आज तक आपने कोई कदम नहीं उठाया ये करने के लिए। मतलब I don't even know where to begin. Let's ask Yogesh Chile साहब। Yogesh Chile साहब of the MNS is with us at the moment. Yogesh Chile साहब नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। कैसे हैं सर? सर एकदम मस्त हूँ, मजे में हूँ सर। बहुत दिनों बाद आप मिले। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं टीवी के ऊपर। अभी हमारी सर विधानसभा की तैयारी शुरू है, इसलिए महाराष्ट्र घूम रहे हैं अभी। क्या बात। तो ये मिटकरी साहब की जो गाड़ी जो है, ये वही विधानसभा की प्रिपरेशन में आती है या ये कुछ और है? जरा बता दें इसके बारे में। ये विधानसभा की प्रिपरेशन नहीं है। 5 साल में कभी भी कोई भी माननीय राज साहब के बारे में अगर गलत शब्द इस्तेमाल करेगा तो इसके लिए हमें प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, हम हमेशा प्रिपेयर रहते। तो इनको क्या जरूरत पड़ गई? अमोल मिटकरे साहब जो एमएलए हैं अजीत दादा पवार के साथ जो हैं, उनको ऐसी शब्दावली का प्रयोग करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्यों? व्हाई? उन्होंने कभी भी महाराष्ट्र सैनिक के साथ उनका कभी आमना सामना हुआ नहीं, पहली बार हुआ है। अभी और झेलना बाकी है सर, ऐसे छोड़ेंगे नहीं हम जी। नो, राज साहब ने पुणे में जाके अजित पवार जी का आलोचना किया, वहां फ्लड्स था डेफिनेटली, और पूरा भरा हुआ था, पूरे पुणे सफर हो गए, एंड जायज था कि वहां जाके आलोचना करना। और व्यंग की तरफ से अजित पवार जी कहा कि अजित पवार न होते हुए भी फ्लडिंग हो गया, यानी जो डैम पहले का कमेंट की। तो क्या इससे इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत था? हाउ डू यू सी दैट? राज साहब तो व्यंग करते ही, और होना भी चाहिए, वो पालक मंत्री है वहां के। नहीं, सिर्फ राज साहब व्यंग नहीं करते, महाराष्ट्र के हर नेता एक दूसरे पे जब बात करते हैं तो उसमें व्यंग भरा रहता है, लेकिन व्यंग से आदमी को बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके मन को लगते नहीं। अमोल मिटकरी ने जो शब्द इस्तेमाल किए उसमें से एक शब्द था सुपारीबाज, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। जबकि तुम्हारे नेता जो है माननीय अजित पवार दादा, उनपे खुद पीएम साहब ने, मोदी साहब ने उनकी आलोचना की थी। 70,000 करोड़ का घोटाला करके ये फिर बीजेपी में आए, इस बात की तुमको शर्म नहीं आती और तुम माननीय राज साहब को सुपारीबाज कहोगे तो हम कैसे सहेंगे? अगर आपको कुछ भी कहना है उनपे तो उनके काम पे बोलिए। कुछ उनकी पॉलिसी अगर गलत होती है तो आप उस पे बोलिए। आप अगर पर्सनल टीका टिप्पणी करेंगे तो हम सहेंगे नहीं। उसका जवाब आज जिस तरीके से मिला है उसी तरीके से उन्हें मिलेगा। और ये कब तक चलेगा सर? सर जब तक ये रुकेंगे नहीं, हमारा तो इतिहास है, जब तक सामने वाले रुकेंगे नहीं, माफी नहीं मांगेंगे, तब तक ये चलेगा। हम कभी किसी के रास्ते में आते नहीं, हमारे रास्ते में कोई आता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रोवोकेशन क्या थी? छोटी सी आपसे बात पूछना चाहता हूं कि उनको राज ठाकरे जी के बारे में ये बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब मैं जानना चाहता हूं, मतलब क्या, व्हाट कुड बी द प्रोवोकेशन सर? ये आज नहीं बोले हैं, इसके पहले भी अमोल मिटकरी जब बोलते हैं तब वो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, तब वो मराठी मानुष का अपमान करते हैं, तब वो माननीय राज साहब के बारे में कहते हैं। हमने कभी भी, या माननीय राज साहब ने कभी भी नहीं कहा कि आप हमारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हम जहां गलती करते हैं आप हमारी आलोचना करो, लेकिन आलोचना करते वक्त जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं वो शब्द जायज होने चाहिए। आप कोई भी शब्द उठाएंगे और हमें लगाएंगे तो हम ये सहेंगे नहीं। हम यही चाहते हैं कि महाराष्ट्र में हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ पे जो अपोजिशन लीडर है, अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं वो भी कुछ बोलते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको उल्टा जवाब नहीं देते, हम उनके पॉलिसीज पे बात करते हैं। हम कभी भी किसी पे पर्सनलाइज टीका टिप्पणी करते नहीं, लेकिन हमारे पे अगर कोई करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं सर।
जी प्रदीप जी, योगेश चिले साहब, राज ठाकरे साहब ने अनाउंस जब किया कि हम स्वयं बल पर लड़ेंगे, तो एक वातावरण पूरे महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स में एक जबरदस्त वातावरण पैदा हो गया कि राज साहब अगर खड़े सब जगह खड़ा कर देंगे, और राज साहब ने कहा 250 के आसपास हम लड़ेंगे, वो भी उन्होंने फिगर भी बोल दिया कि यहां सब सीट हम लड़ेंगे। तो एक वातावरण बन गया। संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, वो पूरे सब लोग हिलने लगे कि ये क्या कोई चाल है, क्या क्या महायुति में शामिल होने वाले थे, महायुति में नहीं है। राज साहब ने कहा कि महायुति में नहीं, मैं कोई कंसर्न में कमेटी में बैठूंगा नहीं, मैं कोई सीट शेयरिंग में नहीं बैठूंगा, ये लो वो लो ये, तो उनके अंदाज में उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये सब नहीं करूंगा और मैं सहूंगा भी नहीं, मैं पूछूंगा नहीं, वी आर गोइंग टू फाइट। तो आप में भी एक जोश आया होगा, मेरा अनएक्सपेक्टेड था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इतने बड़े बड़े पार्टीज, बीजेपी वो खुद नहीं बोल रहे कि हम पूरे 288 लड़ेंगे। कांग्रेस मींस बोलने के लिए बोलते हैं, बट कहना कि फिगर तो कैसे, आपको कैसे लगा, योगेश चिले जी को कैसे लगा? आपको एकदम करंट लगा होगा कि राज साहब ने बोल दिया। चिले हम तो सर खुश हो गए, क्योंकि हमारे आसपास जो जनता है उनका यही कहना था कि इनकी जो मारामारी शुरू है अभी, उसमें आप मत जाओ, आप अकेले लड़ो, हम उत्सुक है आपको मतदान करने के लिए, आपको वोटिंग करने के लिए हम तैयार है, लेकिन आप इनके साथ मत जाओ। तो ये हमारे दिल की बात थी जो माननीय राज साहब ने सुनी, और उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया कि हमें 225 से 250 जगह लड़नी है। और मैं आपको सर अभी बताऊं, हमारी लिस्ट भी अभी तैयार है, कौन कहां से लड़ेगा। जल्दी यानी 8-10 दिन में शायद राज साहब वो डिक्लेयर भी कर दे कुछ सीटें उनमें से कि कौन कहां से लड़ेगा। कुछ सोशल मीडिया में सीट अनाउंस भी कर दिए चिले साहब, बहुत सारा सोशल मीडिया में आ गए। वो हमारे उत्साही कार्यकर्ता है जो बहुत प्यार करते हैं पार्टी से, अपने नेता से, उन्होंने वो सीट डिक्लेयर की है। अभी राज साहब ने कुछ भी डिक्लेयर किया नहीं है सर। तो लेकिन 225 से 250 सीट अगर आप लड़ेंगे, वेरी फ्रैंकली, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस, परिणाम कोई भी हो, कुछ भी हो, एक चीज तो तय है, एक परिणाम मैं आपको बता देता हूं अभी, आपका जो वोट परसेंटेज आएगा ना, वो इतना जबरदस्त आएगा, इतना जबरदस्त आएगा कि लोगों को हैरान कर देगा, ये मुझे मालूम है। क्योंकि जो सपोर्ट आपके पास है, भले आप सीट जीते या ना जीते, आपका परसेंटेज ऑफ वोट्स है वो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि अगर आप किसी एक और स्टेट में भी आप लड़ेंगे, हो सकता है आपको नेशनल पार्टी का भी स्टेटस मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। दैट्स व्हाट आई थिंक, बट इट विल बी ग्रेट। मैं उम्मीद करता हूं कि राज ठाकरे साहब अपने निर्णय पर अडिग रहेंगे। इस बार किसी की बात मानेंगे नहीं और असल में अकेले लड़ेंगे, क्योंकि सारी पूरे महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि राज ठाकरे अकेले लड़े। मैं उम्मीद करता हूं। सर आप भी बोले थे पिछली बार, आप खुद बोले थे कि यही बात आपने कही थी कि अकेले अगर लड़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा आपको। जी होगा। लेकिन ये डिसीजन सब राज साहब लेते, लेकिन हमें विश्वास है इस बार हम अकेले लड़ेंगे, क्योंकि जितना लोगों को मदद करनी थी हमने किया। महाराष्ट्र के बारे में सोच के हमने उनको मदद की थी, लेकिन उस हिसाब से उनसे काम हो नहीं रहा है। महाराष्ट्र के बारे में उतना हो नहीं रहा। अभी भी आपने देखा रहेगा कि जितना बजट में हमें मिलना चाहिए था हमारा हक, उतना मिला नहीं है। कहां मिला? महाराष्ट्र का तो नाम भी नहीं लिया गया पूरे बजट स्पीच में, महाराष्ट्र का नाम एक बार भी नहीं आया। वही तो सर, जितने पुरानी योजनाएं थी उनके लिए ही सिर्फ पैसा दिया गया है, नई योजना के लिए कुछ भी किया नहीं है इन्होंने। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट, हमें एक बात की खुशी है, क्योंकि हमने ही ये कहा था कि पिछड़े हुए जो राज्य है, यूपी रहे, बिहार रहे, आसाम रहे, इनको आप चाहे तो महाराष्ट्र से ज्यादा पैसा दे दो, फंड दे दो, क्योंकि वहां से जो भी विकास वहां पे नहीं हो रहा है, उस वजह से वहां से जो लोग आते हैं, गरीब बेचारे यहाँ पे आते हैं, उनको नौकरी धंधे के लिए यहाँ पे आना पड़ता है, वो बंद हो जाए। वो लोग वहां पे खुश रहे, हम यहाँ पे खुश रहे, वहां पे उनको नौकरी मिले, यहाँ पे हमारे जो मराठी कौम है उसको नौकरी मिले, यही हम चाहते हैं सर। लेकिन एक चीज है, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए, क्योंकि यूपी को भी कुछ नहीं मिला है वैसे, भाई बिहार को मिला है, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला है। आपसे जानना चाहता हूं सर कि क्या बात है कि जब भी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला होता है, जैसे जो प्रोजेक्ट पर्यावरण के खिलाफ है, जैसे आरामको का प्रोजेक्ट था, और अब बहुत बड़े बंदरगाह का प्रोजेक्ट आने वाला है वाड़वन के ऊपर, पालघर में,
कोंकण ही क्यों दिखता है सर? क्योंकि ये अगर पोर्ट बन गया, हो सकता है कि बहुत अच्छा हो सकता है कि लाखों, पता नहीं 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाए, ना जाने क्या हो 1 जाए। crore, right? 1 crore. 1 million people, Yes. 10 million people will get jobs. God knows what will happen. Sir, what will happen to Konkan? कोंकण तो गया। सर हम तो पहले से कोंकण में ऐसे प्रोजेक्ट आने के खिलाफ है। हम चाहते हैं हमारी जो 750 किलोमीटर की जो सी लाइन है, वहां पे इतना टूरिज्म डेवलप हो सकता है। हमारे पास सह्याद्री है, हमारे पास अच्छी खासी सी लाइन है। जो भी चाहिए किसी भी टूरिस्ट को, वो सब हमारे पास महाराष्ट्र में अवेलेबल है। किले हैं हमारे पास, अभी आप किलों के बारे में बात कर रहे थे, जैसे आपने खुद कहा 110 किले, अगर उसमें से 10-20 किले भी पहले सर 10 से स्टार्ट कर दीजिए। मैं कहता हूँ 10 से स्टार्ट करो यार, कुछ तो करो। 10 से स्टार्ट करके उनको रिस्ट्रक्चर किया जाए पहले के तरह, तो पूरी दुनिया में जितना टूरिज्म नहीं होता सर, उतना टूरिज्म महाराष्ट्र में कोंकण में आ सकता है। आ सकता और उसी पे पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी चल सकती है। हमारे तो पहले से यही विचार है, हमारे ब्लूप्रिंट में भी माननीय राज साहब ने यही कहा है, लेकिन अभी हम सत्ता में नहीं है, तो अभी ये सब हमें रोकना है, तो हमको रास्ते पे उतरना पड़ता है। हमारे कार्यकर्ता मेरा सवाल कुछ और केसेस हो जाते हैं, वो केसेस 10-10, 15-15 साल तक चलती रहती है सर। लेकिन मैं आपसे कुछ और पूछ रहा था योगेश चिले साहब, आप मुझे ये बताएं कि इनको समुंदर को ही प्रदूषित करने का क्यों सूझता है? हमेशा ऑयल रिफाइनरी हो वो भी कोंकण में आएगी। अरे इतना बड़ा बंदरगाह पोर्ट है, अरे नीचे जाकर के केरल में बना दो ना, कर्नाटक में बना दो, वहां पर भी जगह है बहुत। इनका सर मैं आपको इनके पॉलिसीज के बारे में बता देता हूँ। मुझे जब अरेस्ट हुआ था इसी नानार प्रोजेक्ट में, जब मुझको पुलिस ने अरेस्ट किया था, वहां पे जो सीपी थे उन्होंने मुझको पूछा था कि तुमको कुछ समझता है क्या? माननीय राज साहब ने कहा और तुम गए वहां पे आंदोलन करने, क्या मालूम है तुमको प्रोजेक्ट के बारे में? तब मैंने उनको कहा था सर आपको क्या मालूमात चाहिए? तो बोले बताओ क्या है। तब मैंने उनको कहा था सर ये जो कोंकण की सी लाइन है, आप जो जैतापुर के लिए जो ला रहे यहाँ पे रिफाइनरी, तो उन्होंने मुझको कहा था कि रिफाइनरी के लिए वो अच्छी जगह है, क्योंकि दुनिया में सब जगह पे रिफाइनरी सी लाइन पे। मैंने कहा सर आपकी मालूमात थोड़ी सी कम है, दुनिया में 32 ऐसी जगह है जहाँ पे एक भी समुंदर, कोई कहीं पे भी समुंदर नहीं है और वहां पे रिफाइनरीज है, तो सिर्फ कोंकण में आपको सी लाइन क्यों चाहिए? उनको उसका जवाब मालूम नहीं था सर। जहां पे नागपुर है हमारे पास, नागपुर में जहां पे कोंकण में अपना फिशरीज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, फिशरीज यूनिवर्सिटी इन्होंने दिया है नागपुर में, वहां पे कहाँ समुंदर है सर? समुंदर कोंकण में। तो इनकी पॉलिसीज ही ऐसी है, जहां पे कपास बनती है वहां पे कोई भी उसके कारखाने नहीं है, उसकी कंपनीज नहीं है, वो उन्होंने रखे दूसरी जगह पे। तो जो जहां पे तैयार होता है, उसके जहां पे उसका प्रोडक्शन होता है, उसके कंपनी उसके कारखाने अलग जगह पे करते हैं। हमें मालूम नहीं ये पॉलिसीज कौन डिसाइड करता है। क्या ये इसलिए है कि जो सेक्रेटरीज हैं, जो जितने भी लोग आज की तारीख में अफसरशाह जो हैं, आज जो महाराष्ट्र में रूल कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र नहीं है सर, कोई इसमें महाराष्ट्र नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कुछ तो हैं, लेकिन नंबर 2 वो कोंकण से नहीं है, उनको कोंकण से बहुत चिढ़ है। ऐसा क्यों है? क्या ये वजह है कि आप लोगों का वहां पर बहुत ज्यादा समर्थन है? राज ठाकरे जो हैं वो कोंकण में बहुत लोकप्रिय हैं, क्या ये है? क्या है, मैं जानना चाहता हूं। हो सकता है सर कि उन्हें शायद हम पसंद नहीं है, इसलिए जानबूझ के ये चीजें हो रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता। अभी मुंबई गोवा हाईवे का आप देखिए, वो हाईवे बनाते ही इसलिए नहीं है क्योंकि इनको अभी वहां पे जगह लेना पूरा हुआ नहीं, उनका भी काम चालू है। जिस दिन वो काम पूरा हो जाएगा उस दिन ये रोड कंप्लीट हो जाएगा सर। I want to know लॉ एंड ऑर्डर ना, आप खुल के बोल सकते हो, महायुति में आपके कोई बंधन नहीं है। आज शर्मिला जी में पिछले 2 दिन से शर्मिला जी उड़न में गई, शी वेंट देयर, लोगों से मिले, फैमिली से मिले जहां पर डेथ हुआ, और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे जगह पर ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस होना शुरू हो गया है। मैं आते आते उन्होंने कोट किया 4-5 इंसिडेंट्स, शर्मिला जी ने कोट किया। क्या लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है?
क्या लॉ एंड ऑर्डर स्थिति कंट्रोल में नहीं है? क्या महायुति जो बार बार सब कुछ कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, लॉ एंड ऑर्डर काबू में रख नहीं पाया है? चिले साहब, कैसे देखते हो आप? नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल सच बात है कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर अभी ठीक ठाक नहीं है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बिल्कुल ही उनका कंट्रोल नहीं है उनपे। जहां पे भी अभी हमारे पनवेल में ही लीजिए, आप कहीं पे भी आप जाइए, छोटा सा दुकान रहेगा, वहां पे आपको 50 रुपए या 100 रुपए में एमडी करके जो ड्रग्स है वो मिल जाएगा। कॉलेज के बच्चे ये एमडी आज उसका सेवन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस सोई हुई है जी। उनके हफ्ते चालू है। इस वजह से वो सोचते नहीं है, छोटे छोटे बच्चे अगर एमडी लेंगे तो महाराष्ट्र का भविष्य क्या रहेगा। और ये जो इंसिडेंट हुआ है 2-3 दिन में, जो इंसिडेंट हो रहे हैं ना सर, ये बेकाबू हो रहे हैं जो अपनी यंगस्टर, उसका रीजन ही है कि ड्रग्स का इतना ज्यादा फैलाव पूरे महाराष्ट्र में हुआ है कि अभी मुझे तो ऐसे लगने लगा है कुछ 2 या 3 साल में महाराष्ट्र का उड़ता पंजाब हो जाएगा। चिले साहब, ऑलरेडी हो गया। एनसीबी ने गए हफ्ते में 51 करोड़ के ड्रग सिवरी पनवेल दोनों, जैसे आपने कहा पनवेल, दोनों जगह से एक व्यक्ति को उठा लिया जो ऑपरेशन दोनों जगह कर रहे हैं। कंटिन्यूसली आप देखोगे 1-2 महीने 3 महीने में हजारों करोड़ के एमडी पकड़े गए। एमडी आज एक पूरे विचलित प्रचलित तरीके से पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है, फैला हुआ, और खासकर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, ये डेंजर स्पॉट है। और जो आप जो कहा कि मैक्सिमम क्राइम और जो ब्रूटल तरीके से मर्डर हो रहा है वो ये ड्रग का सेवन से हो रहा है। और डेफिनेटली जो कह रहे हैं आप, इसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं। चिले साहब, यू आर सेइंग द राइट थिंग। और क्या आप लोग कोई इसमें कोई कैंपेन चला रहे हो इस विषय में? नहीं, हमने सर शुरू किया था, उसके बाद लगभग महीना भर पनवेल में ड्रग्स मिलना बंद हो गया था। जितने ड्रग डीलर थे उन्होंने अपना धंधा बंद कर दिया था। लेकिन हम पुलिस नहीं है, हम बार बार ये नहीं कर सकते। हम गार्डन्स में गए थे, जो लड़के ये ड्रग्स का सेवन कर रहे थे या सिगरेट में डाल के ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, उनकी पहले हमने काउंसलिंग की थी। पहले 2-3 दिन सिर्फ काउंसलिंग हुई थी। उसके बाद हम पुलिस के साथ बैठे, उनके साथ हमने ज्वाइंट रेड किए थे कुछ जगह पे, और पूरा ड्रग्स का जो सप्लाई था वो बंद कर दिया था 1 महीने के लिए। उसके बाद पुलिस थोड़ा सा उन्होंने ध्यान निकाल लिया, फिर वापस शुरू हो गए। सर क्या करें? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, फिर सरकार क्या कर रही है इसके ऊपर? तो हम लोगों ने बहुत काम किया है, प्रदीप जी और हमने और पूरी टीम ने बहुत ज्यादा काम किया है। पिछले पता नहीं कितने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार ये एमडी जो ड्रग का आपने नाम लिया, स्कूल के बच्चों को बेची जा रही है, हर जगह पे खुलेआम सरेआम बेची जा रही है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई जगह पे पुलिस प्रयत्न कर रही है कि ये सब रोकने का, लेकिन आप जब भी इस ड्रग डीलर को आप अरेस्ट करते हैं तो हमारे पास इतने जो अपने लॉज है इतने स्ट्रांग नहीं है। 1 या 2 दिन में उनका बेल हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं और फिर वो उसी धंधे में काम करना शुरू कर देते। तो सर कई कई जगह पर तो उल्टा हो रहा है सर। कई जगह पर तो ये भी पाया गया है कि अधिकारी जो हैं, कई अधिकारी जो हैं वो खुद इन्वॉल्व हैं इस धंधे के अंदर। जी, ये मुंबई में एक अधिकारी थे जिनका खुद का बच्चा ड्रग डीलर था जी, बड़ा ड्रग डीलर था, छोटा भी नहीं सर। तो अभी पुलिस जो है वो अगर उसको पकड़ती है तो पिताजी बीच में आ जाएंगे छुड़ाने के लिए। ऐसे बहुत इंसिडेंट है सर। ये सब रोकना है तो ये सब रोकना है तो हमारे जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली से ऊपर है उनको ही अभी सत्ता में बैठना पड़ेगा। मतलब राज साहब को मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, सीधी बात है, जरूर बनना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ एक दिन जरूर बनेंगे वो, पक्का। आपके सामने राज ठाकरे एक दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये चैलेंज इस बार बनेंगे या बाद में बनेंगे मालूम नहीं, बट लाड़की बहन स्कीम, लाड़का भाऊ स्कीम, गुलाबी रिक्शा स्कीम, आपके सामने बहुत चैलेंज है चिले साहब, इतना आसान तो नहीं होगा। अभी देखो लाड़की बहन के लिए तो संघर्ष चल रहा है, स्टैम्पेड चल रहा है फॉर्म के लिए, ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, सबमिशन डेट 15 अगस्त को फर्स्ट पॉइंट पेमेंट मिलेगा। लाड़की भाऊ स्कीम 10,000, 8,000, 6,000,
बढ़ते ही जा रहे, गुलाबी रिक्शा स्कीम अजित पवार जी के, गुलाब। तो कैसे ये चैलेंज आपको कैसे टक्कर लोगे इनसे? सर अभी हम तो पूरे महाराष्ट्र में कैंपेनिंग चलाएंगे। हमें लाड़की बहन स्कीम की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है सुरक्षित बहन स्कीम की। आप हमारी बहनों को सुरक्षित करो। ये महीने के 1,500 वो कहीं से भी कमा सकती है और अच्छी खासी कमा सकती है। उनको आपके 1,500 की जरूरत नहीं है। उनको जरूरत है जिस रास्ते से वो चल रही है उस रास्ते से वो बिना किसी टेंशन से चले। जिस कॉलेज में वो जा रहे हैं उस कॉलेज में वो किसी के दबाव के बिना पढ़े, ये महाराष्ट्र की जरूरत है। लेकिन अभी जो दिखा रहे लोगों को मालूम है सब, ये इनके तिजोरी में पैसा नहीं है सर, और ये पैसा बांटने के लिए बैठे। तो ये सब लोगों को मालूम है। इस बार का कैंपेनिंग हमारा ये रहेगा कि महाराष्ट्र में अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए डेवलपमेंट, वो चाहिए महिलाओं का सबलीकरण, सक्षमीकरण, वो चाहिए जो किसान है हमारे उनके अनाज को, उनके धान को दाम मिले अच्छा। यही हमारा कैंपेन इस साल का रहेगा सर। जी दुरुस्त बात है और वो होना भी चाहिए। और सीधी सादी बात है, जिस स्टेट के ऊपर 7,80,000 करोड़ का कर्जा हो, वो ये पैसे कहां से लाएंगे? मतलब आपको लग रहा है कहां से लाएंगे पैसे सर? कुछ मालूम पड़ा आपको? आपने स्टडी किया होगा? सर ये ला ही नहीं सकते। अभी माननीय अजित पवार साहब ने कहा कि हमने 35,000 करोड़ ऑलरेडी बाजू में रखे हैं। ये सब झूठी बातें हैं सर। सर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री कार्यालय को ये पूछा है, ऑफिशियली एक नोट गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि भैया ये जो स्कीम्स हैं इसका पैसा कहां से आएगा, इसका प्रोविजन कहां से आएगा, जरा बताइए हमें, स्पेशली लड़का भाव के लिए, क्योंकि लड़की बहन स्कीम के लिए तो बजट एलोकेशन दी है और वो भी कहां से लाएंगे मुझे मालूम नहीं है। चलिए वो तो बजट एलोकेशन है, जो लड़का भाव है उसके लिए कहां से आएंगे, क्योंकि वो तो बजट के बाद अनाउंस किया गया। आपको बताऊं, ये लड़का भाऊ लड़की बहन ये सक्सेस होने वाला नहीं है। जो स्कॉलरशिप्स रहती है स्कूल के बच्चों के लिए, वो स्कॉलरशिप का पैसा 5-5 साल का इन्होंने दिया नहीं है अभी तक कॉलेजेस को, स्कूल्स को। तो वो जो लड़के जिनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए उनको अभी खुद के पैसे से पढ़ना वो पढ़ रहे हैं। इन्होंने आईटी के एडमिशंस रोके क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है उसके लिए, जबकि आपके पास एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है। आप 1,500 महीने का बांटेंगे, 6,000 8,000 रुपए महीने का बांटेंगे। तो वही पैसा अगर ये इन जो असली योजना है उन पे लगाए या डेवलपमेंट पे लगाए तो महाराष्ट्र का ज्यादा भला हो सकता है। लेकिन अभी समझेगा कौन? ये तो हवा में है सभी, महायुति वाले, विकास आघाड़ी वाले, सभी को कुछ ना कुछ लोगों को दिखाना है और सत्ता में आना है बस। संजय राउत को तकलीफ है, चिले साहब, संजय राउत को बहुत तकलीफ है। बोले कि राज साहब को ग्राउंड रियलिटीज के बारे में मालूम नहीं है, बिकॉज वो विदेश में था अभी, तो वो आए तो समझना उनको पड़ेगा। और बोले कि ये अकेले इसलिए लड़ रहे कि हमारे वोट कम करने के लिए, ये एक संघर्ष है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है, हमारे खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है। आलोचना सबसे ज्यादा यूबीटी से आ रहा है आपके खिलाफ, तो ये कम्बैट कैसे करेंगे आप? क्या हुआ है सर, संजय राउत खुद शिवसेना में है पहले से, माननीय बाला साहब के साथ उन्होंने काम किया, तो उनको ये मालूम होना चाहिए। जब शिवसेना का जन्म हुआ था तब भी लोग ऐसे ही कह रहे थे कि कम्युनिस्टों को मारने के लिए शिवसेना का जन्म हुआ है, उनके वोट खाने के लिए शिवसेना का जन्म हुआ है। अभी जब हमारा खुद का वोटिंग परसेंटेज है, हर साल में कोई भी इलेक्शन हम लड़ते हैं तो लगभग 3% हमारा कहीं पे भी वोटिंग परसेंट जाता नहीं। अगर हमारे वोटर्स नहीं है तो ये 3% शिवसेना को जाने चाहिए थे। हमें क्यों हर इलेक्शन में 3% हमारा जो फिक्स वोटर है वो हमें वोट करता ही है, तो हम किसी के वोट काटते नहीं, इस बार जरूर काटेंगे। इनसे परेशान जो लोग हैं वो इस बार हमें वोटिंग करेंगे और हमारा वोटिंग परसेंटेज जो 3% है वो इस बार शायद 7 या 8% तक जाएगा सर। क्या जबरदस्त, फैंटास्टिक सर। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन राज साहब जो है, राज ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र में, वेरी फ्रैंकली, क्योंकि जो आपका जरूर बनाएंगे और तब तक हम रुकेंगे भी नहीं सर। और जो आपका विजन डॉक्यूमेंट है महाराष्ट्र के लिए, जो आपने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है, आप उसका अगर 10% भी मैं बोलता हूँ 10% भी अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर देना, मैं सच बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो यूरोप के जर्मनी वाली हो जाएगी, उससे भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब
It's a beautiful document. Pradeep ji, you should read it. Fantastic. You've been talking about it. It is out of the world. I mean, there is not a single aspect of Maharashtra which has not been covered in that document, which is absolutely fantastic. And I hope, I really truly hope, Maharashtra actually gives this man on the screen, that is Mr. Raj Thackeray, an opportunity now. Right? That's just about it. Thank you so much, sir. योगेश चले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम सर. जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र सर. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. Really and truly wonderful. Really and truly wonderful looking at the way that Mr. Raj Thackeray has been working, and I hope, I really and truly hope a miracle happens. Maybe not this time, maybe next time. Everybody has his day, sir. I mean, I think, as you always say, he should have his time now. सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर 2 सीटों से 303 पर जा सकती है 2019 में और तीसरी बार लगातार सरकार बना सकती है और उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बन सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. सर कौन सोच रहा था, अभी हम बात कर रहे थे कि इंदिरा जी नहीं रहेंगी, इंदिरा जी नहीं रहीं, चलिए उनकी शहादत हो गई. उसके बाद 400 से ज़्यादा सीट लाने वाले अकेले राजीव गांधी. कौन सोच सकता था कि 1989 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बने. कौन सोच सकता था कि एक दिन पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बन गए. एच.डी. देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बन गए. मतलब हद होती है. चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन गए सर, चंद्रशेखर जी. और उसके अलावा आई.के. गुजराल साहब, जिन्होंने मतलब एक ही बार चुनाव लड़े, वो जलंधर से चुनाव लड़े, वो जीत गए. बस. I was always inspired by Alvin Toffler's this line: in life, the impossible happens and the inevitable doesn't. Usually. Many times. Usually. No, all that you said is all sometimes impossible, and it happens. And that has happened. And that And by the inevitable. And inevitable doesn't happen. And inevitably it's going to happen. He's going to win and suddenly find his Sir, lost. the inevitable in Alvin Toffler's life was that he would produce a series of more futuristic books. Very But constructive, the that's impossible happened. He got married to Haiti Toffler, and that was it. All his Nobody read him after that. and all his books were similar to each other. Yes. One One book after the other. The fourth wave, the third Yes, wave, yes, the whatever. Future shock. Future shock. And the worst part is he missed out on the entire digital revolution. My point is, he couldn't see the coming of Google and Microsoft and Apple and all that. In the future shock, he did mention that. He said Gandhi and the satellites, they will be spiritual and they're going to mix it along with the digital revolution. That's like, I'll tell you what, that's like Nostradamus. You pick up a quatrain and you can apply it to just about anybody. You can apply it to Napoleon, you can apply it to Mussolini, you can apply it to Adolf Hitler, you can apply it to anybody you want. He said the end of the entire office system. You know, you got the CEO who's going to type his own letters, take the printout, and actually he's the end of secretaries. It's really, if you see, you got Chat GPT and you got AI. Everything is in place. So ये थोड़ा बहुत उनको हक देना चाहिए. He was futuristic in that. But then that way, there's that Lichtman who's actually predicted now that, hey, listen, the office as we know it is going to come to an end in the next 3 or 4 years. Everybody's going to work from a different space. And we're all going to be connected through God knows what means. अभी भी हमारे इंजीनियरिंग है, कई और बैठे, कौवा बैठे, but you know, by rear, they're all connecting to each other and seeing the system. प्रदीप जी अभी हाल ही में देख लीजिए, बिना आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग यूनिट के, बिना ओबी वैन के, जो मोबाइल वीसेट हुआ करता था, उसके बिना हम लोग किसी का इंटरव्यू नहीं कर पाते थे. आज की तारीख में all you require is a phone. That's it. सिर्फ एक टेलीफोन की जरूरत है बस. हम इधर इंजीनियर कहीं और, the third person somewhere here, all connect together and see that the thing works out. I mean, it was not possible a few years back. You had to be there. So you had to be there in the office. Now you don't have to be in the office. So Pradeep ji, if all that is possible, that means it is possible for Raj Thackeray to become chief minister. Exactly. अगर ये हो सकता है, तो ये भी हो सकता है. Yes. That's it. Right, and that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. और वो घंटी भी बज गई है. सब्सक्राइब जरूर करें. And tomorrow I promise to read out some of the comments. कुछ कमेंट में जरूर पढ़ूंगा कल, लेकिन फिलहाल आप भेज भी रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इसी तरह भेजते रहिए. डू कीप सेंडिंग इन योर कमेंट्स. आपके काफ़ी कमेंट बड़े कलरफुल भी होते हैं, वो कलरफुल रखिए, लेकिन कमेंट जरूर भेजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को. ये आपका चैनल है, इट्स योर चैनल. Right, that's just about it from both Pradeep ji and myself and the entire Nation Now team. Thanks for watching. आप सब लोगों को जय हिंद,
जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।